हम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पर चर्चा करने के लिए आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम हम कक्षा 11 से प्रमोट होकर कक्षा 12 में जाने के लिए सभी छात्राओं को बधाई देते हैं। हम कक्षा 12 के बच्चों को नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जिन पाठ्यक्रमों को पढ़ाएंगे उस पर एक बार चर्चा करना आवश्यक है। हमारा नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला समकालीन विश्व की राजनीति और दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीति। यानी हमको स्वतंत्र भारत से लेकर विश्व की राजनीति तक के समकालीन जो समस्याएं और परिवर्तन है उस पर हमको अध्ययन करना है। पहला है समकालीन विश्व राजनीति, शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण। खंड बा में भारत में राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो हमको पाठों का अध्ययन करना है वह है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति, नए बदलाव। इन विषयों पर हमको परिचर्चा करनी है। आज हम सबसे पहले खंड का में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इस पाठ के अंतर्गत परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ उस समय सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ी थी कि हम किस तरह से अपने नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। 1947 के बाद जो प्रथम दशक था वह दशक हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। नए राष्ट्र की जो चुनौतियां हमारे समक्ष थी उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय एक राष्ट्र जैसी परिकल्पना करना हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि छोटी छोटी रियासतें राजाओं का जो राज्य था उन सब का विलय करके एक राष्ट्र का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उसको हमने नए राष्ट्र की चुनौतियों को 3 भागों में विभाजित किया है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना, आर्थिक विकास हेतु नीति का निर्धारण करना। राष्ट्र निर्माण की जो प्रथम चुनौती थी वह थी भारत हमारा जो देश है वह जाति, धर्म जैसी संप्रदाय जैसी विविधताओं को आपस में समेटते हुए एकता के सूत्र में उसको बांधना था। और हमारा जो भारत देश है इन्हीं विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में पहचाना जाता है। परंतु प्रारंभिक जो दौर था उस दौर में इन सारी चीजों को एकत्रित करके एक राष्ट्र का निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना। भारत की आजादी के बाद सर्वप्रथम जब हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को कायम करने के लिए चुनाव हुआ, उस चुनाव में सबसे बड़ी जो समस्या थी वह यह थी कि उसके पहले संविधान का निर्माण हो चुका था और पूरे देश को मौलिक अधिकार क्या होते हैं इसके बारे में पता था। ऐसे समय में जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आर्थिक विकास हेतु जिस राष्ट्र में धार्मिक, सांप्रदायिक नीतियां, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग ये सारे वर्ग एक साथ एकत्रित होकर एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, वहां पर इनके विकास के लिए अलग अलग तरीके से हमको सोचना था। पिछड़े वर्ग के लिए हमको क्या करना था, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कौन सी नीतियों का निर्धारण करना था, दो संप्रदायों के बीच में इनकी धार्मिक संस्कृतियों के बीच किसी तरह का टकराव ना हो, इन सारी चीजों को देखते हुए हमको जो है आर्थिक विकास हेतु नीतियों का निर्धारण करना था। अब इसके बाद जो अगला आता है हमारा विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास। 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारा देश 2 राष्ट्र के रूप में विभक्त हुआ। पहले जिसे हम हिंदुस्तान या यूं कह ले इंडिया के नाम से जानते थे वह अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे समय में भारत का जो विभाजन हुआ जो हमारे ब्रिटिश सत्ता की देन थी, तो भारत के विभाजन के समय तमाम सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां थी जो हमारे सामने आई, क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र
का जो निर्धारण करना था वह हमारे लिए एक बहुत विकट समस्या थी, क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वह कुछ पूर्व में थे और कुछ पश्चिम में थे। इनको एक साथ जोड़ना हमारे लिए संभव नहीं था। ऐसी परिस्थिति में भारत का विभाजन करना एक विकट समस्या बन गई थी। पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या, इसके लिए भी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था उसको किस तरह से वह हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे, इस तरह सारी समस्याओं का सामना करना हमारे देश के लिए बहुत विकट समस्या थी। अल्पसंख्यकों की समस्या, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, मुस्लिम और हिंदू जो एक विशाल जन समूह था, इसके साथ छोटे छोटे और जातियों के जो लोग थे उनके लिए भी व्यवस्था करना, उनको अपने देश में शामिल करना, उनको शासन सत्ता में भागीदारी देना, ये सारी समस्या हमारे लिए बनी हुई थी। इन सारी समस्याओं का सामना करते हुए, उनका समाधान करते हुए एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। भारत विभाजन क्यों हुआ, इसके लिए वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो उत्तरदायी थी। फूट डालो और राज करो, ये ब्रिटिश शासन की देन थी। लोगों के प्रति लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी, क्योंकि जब हमारा देश आजादी के दौर में गुजर रहा था तो उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, परंतु अंग्रेजों की ये चाल थी कि इसी मुस्लिम लीग को हम मुद्दा बनाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है हम फूट डाल देंगे तो देश का बंटवारा करने में आसानी होगी। हिंदू मुस्लिम में अविश्वास, जो हिंदू मुस्लिम एक साथ कंधा जोड़कर देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, उन्हीं हिंदू मुस्लिम के बीच मुस्लिम लीग के द्वारा, अंग्रेजों की कूटनीति के द्वारा आपस में अविश्वास की भावना पैदा कर दी। जिन्ना की हठ धर्मिता और सत्ता के प्रति उनका आकर्षण, यानी जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, लोगों के अंदर उसको पाने की, सत्ता पर बैठने की लोलुपता बढ़ती गई। जिन्ना भी अपने हठ धर्मिता पर कायम थे और कांग्रेस भी अपनी हठ धर्मिता पर कायम थी। दोनों के अंदर सत्ता का लालच था, जिसके कारण हमारे देश का विभाजन हुआ। ब्रिटिश दृष्टिकोण, ब्रिटिश का शासन का यह दृष्टिकोण था कि अगर हम दोनों को बंटवारा करके दो राष्ट्र का निर्माण कर देंगे तो आने वाले समय में भी हम, भारत एक कमजोर राष्ट्र होगा, पाकिस्तान एक कमजोर राष्ट्र होगा, हम दोनों को आपस में लड़ाते रहेंगे और हमारी नीतियां सफल होती रहेंगी, जिसका दुष्परिणाम आज तक हमारा देश भुगत रहा है। इसके साथ साथ दो समस्याएं और हमारे देश में आई। एक, आजादी के बाद, विभाजन के बाद शरणार्थियों की समस्या आई और दूसरी समस्या आई कश्मीर की। बहुत ज्यादा संख्या में पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए। उनके पुनर्स्थापन की, उनके रहने की, उनके व्यवसाय की व्यवस्था करना हमारे लिए बहुत ही एक समस्या हो गई थी, जिस समस्या से निपटना देश के लिए बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में वर्षों तक उनको शरणार्थी शिविर में रखा गया। धीरे धीरे उनकी समस्याओं को करते हुए उनको पुनर्स्थापित किया गया। राज्यों के पुनर्गठन की समस्या, अब जो हमारे राज्य थे, जिन राज्यों का हमने गठन कर लिया था, उनको किस प्रकार से हमने किस तरह से विभाजित किया, उसके लिए भी 3 श्रेणियां बनाई गई। एकीकरण, अधिमिलन, प्रजातांत्रिक। एकीकरण में था जिन राज्यों ने स्वयं ही भारत राष्ट्र में अपना विलय कर लिया था। अधिमिलन वह राज्य थे जो राज्य पहले तो विलय करना नहीं चाहते थे, परंतु परिस्थितियों बस उन्होंने भारत में अपने को विलय किया, जैसे मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये ऐसे रियासतें थी जो भारत में अपने को विलय करना नहीं चाहती थी, परंतु सरदार पटेल जी के द्वारा अथक प्रयास के द्वारा इन सारे लोगों ने अपने को भारतीय उसमें विलय किया। इसके बाद इन्हीं राष्ट्रों में प्रजातांत्रिकरण यानी संसदीय व्यवस्था को लागू करना, एक आम चुनाव करना, क्योंकि हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है वह प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली है। ऐसे में आम चुनाव कराना, एक संसद का निर्माण करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इन समस्याओं का सामना करते हुए हमारे जो राजनयिक लोग थे, उन्होंने एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया। नए राष्ट्र के निर्माण में और तमाम सारी समस्याएं थी, जैसे सांप्रदायिकता थी, जातिवाद था, अस्पृश्यता था, क्षेत्रवाद था और अन्य तमाम सारी समस्याएं थी। आपस में फूट होना, जाति को लेकर विवाद करना, तमाम सारे आर्थिक संकट थे। इस तरह की समस्याओं से जूझते हुए हमारे राष्ट्र नेताओं ने एक अच्छे नए राष्ट्र का निर्माण किया, सारी चुनौतियों को देखते हुए। धन्यवाद।
कितने देर का हुआ?